हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है। और मैं उम्मीद करता हूं और ये अक्सर देखा जाता है एग्ज़ाम में कि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो जो सिविल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम भी लगा हुआ है पीसीएस प्री का, यूपी पीसीएस प्री का, और इसके बाद में आरओ की वैकेंसी भी आने वाली है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पर्यावरण का है। और कई बार इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट को। तो हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। एक टॉपिक है हमारा IUCN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो कई बार तो एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म याद रखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। दोस्तों, इस तरीके के जो संघ हैं वो कई सारे हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं जो कि हमारे यूएनओ के द्वारा बनाए गए हैं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। जैसे ये तो एक संस्था हो गई जिसके बारे में बात कर रहे थे, IUCN। एक और आपने नाम सुना होगा साइट्स। वो भी जीवों से ही रिलेटेड है, जीवों के संरक्षण से ही रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है और वो भी 2 प्रकार की परसिस्टी जारी करता है, परसिस्टी फर्स्ट और परसिस्टी सेकंड। और कई बार ये जो है बात स्टूडेंट को समझ में नहीं आती कि हालांकि ये है क्या, आखिर ये है क्या। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि निम्न जंतु साइट्स की किस परसिस्टी में सूचित है। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो बड़ा ही ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का विषय हो जाता है कि ये परसिस्टी क्या है। तो परसिस्टी, जैसे कि हमारे संविधान में भी परसिस्टी कई सारी हैं, उसी प्रकार से जो साइट्स एक संस्था है वो भी जो है जीवों के संरक्षण से संबंधित 2 प्रकार की सूची जारी करती है, जैसे परसिस्टी फर्स्ट और परसिस्टी सेकंड कहते हैं। उसी तरीके से जो हमारा आज का टॉपिक है IUCN, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। देखिए, अलग अलग देशों की अपने देश के अंदर जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल दोनों प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं। लेकिन ये जो संस्था है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे साइट्स हो, चाहे ये आपका IUCN हो, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि पूरे विश्व में ऐसे जीवों, ऐसी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित हैं जो कि विलुप्त हैं या विलुप्त प्राय हैं या विलुप्ति के कगार पर हैं, संकटग्रस्त हैं, इस तरीके से। तो आइए बात करते हैं। तो हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ बोलते हैं। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को हुई थी। जैसे मैंने यहाँ पर फ्रांस लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर मैंने मुख्यालय हेडक्वार्टर ग्लैंड लिखा हुआ है, तो दोनों में बड़ा आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे। तो इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में। तो फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, इतना याद रखिए। और इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड। और ग्लैंड कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन देश है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है वो आपको बताना है कमेंट्स करके, क्योंकि कई बार एग्जाम में राजधानी भी पूछ लेता है। हाँ, एक कन्फ्यूज़न वाली बात यह है कि कई जगह पर हो सकता है बुक्स में, कई जगह पर हो सकता है आपको मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड लिखा मिल जाए। तो याद रखिए, जिनेवा गलत है। हालांकि ग्लैंड, अब वो लिखा क्यों जाता है, उसकी वजह यह है कि ग्लैंड जो शहर है स्विट्जरलैंड का, वो जिनेवा के पास में ही है। ठीक है, तो जिनेवा के पास में है, इस वजह से कई बार बुक्स में या जब आप गूगल सर्च करते हैं तो ऐसे में आपको जिनेवा भी लिखा मिल सकता है, पर याद रखिए वो गलत है। जिनेवा के पास में ही एक जगह है ग्लैंड, और ये स्विट्जरलैंड में है। तो IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड पे है। ठीक है, ये याद रखिए। एक और कन्फ्यूजन बहुत होता है कि आप जब पढ़ते हैं IUCN, जब गूगल सर्च करेंगे तो आपको उसमें मेंबर्स मिलेंगे 1400। अब आप बहुत सारे हो सकता है जिन्होंने ना पढ़ा हो उनके दिमाग में ये बात आए कि देश तो इतने पूरी दुनिया में है नहीं 1400, क्योंकि जितनी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी, चाहे यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो या WTO हो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके मेंबर कुछ कंट्रीज़ होती हैं। तो फिर ये 1400 मेंबर कैसे हो गए? तो कई बार तो कन्फ्यूज़न ये होता है कि अगर किताब पे लिखा हुआ है मेंबर कितने हैं, सदस्य
1400। तो ये लगता है कि नहीं, जीरो इस पर गलत लग गया है, जीरो मिसप्रिंट हो गया है, अर्थात जीरो एक्स्ट्रा लग गया है, 140 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। 1400 मेंबर हैं। और ये मेंबर कैसे हैं? अगर सदस्य देशों की बात करेंगे तो 170 हैं, लेकिन अब इसमें समझने की बात ये है कि 170 देशों के 1400 मेंबर, ठीक है, 170 देशों के 1400 सदस्य। अब ये 1400 सदस्य का मतलब है कि प्रत्येक देश में जो है संरक्षण से संबंधित, प्रकृति संरक्षण से संबंधित बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन। वो एनजीओ के तहत भी हो सकती हैं, अर्थात नॉन गवर्नमेंटल भी होती हैं और गवर्नमेंटल भी होती हैं। सरकार कुछ ऐसी संस्थाओं की स्थापना करती है जो जीवों और प्रकृति के संरक्षण से संबंधित हो। तो ऐसी कई सारी संस्थाओं के कुछ मेंबर, ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ एनजीओ की संस्थाएं होती हैं जो प्राइवेट हम कह सकते हैं, तो उनके कई सारे मेंबर। तो ऐसे कुल मिलाकर के 170 देशों के 1400, लगभग 1400 मेंबर जो हैं वो इससे संबंधित हैं IUCN से, राइट। ये आपको बात समझ में आई होगी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? महानिदेशक रज़ान अल मुबारक। ये कहाँ की है? संयुक्त अरब अमीरात, रज़ान अल मुबारक। तो यार देखिए, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पूछा जा सकता है, संभावना भी है कि IUCN के वर्तमान में महानिदेशक अर्थात प्रेसिडेंट या डायरेक्टर या अध्यक्ष, चेयरमैन, ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाता है। तो याद रखिए, चाहे अध्यक्ष की बात करें, महानिदेशक, वो कौन है? रज़ान अल मुबारक, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे पहला, अब इस IUCN का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने में सहायता करना। तो विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान में खोजने में सहायता करना। तो एक तरीके से पर्यावरण से संबंधित जो है ये समाधान प्रस्तुत करता है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? IUCN। अब इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये संघ जो है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये लाल सूची, रेड सूची प्रकाशित करता है, जिसमें विश्व की सबसे संकटग्रस्त प्रजातियों का उल्लेख किया जाता है। अर्थात विश्व में जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनका उल्लेख करने के लिए IUCN एक रेड लिस्ट की सूची, एक बुक, या जिसे हम रेड बुक, लाल बुक की लाल किताब भी कह सकते हैं, उसको जारी करता है। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि लाल सूची किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है या रेड बुक किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो IUCN के द्वारा जारी की जाती है, राइट। एक परिभाषा IUCN ने अपनी खुद दी है कि किसी जीव को, किसी प्रजाति को, किसी जंतु को विलुप्त कब माना जाएगा, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाएगा, कब विलुप्त माना जाएगा? जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से ना देखी गई हो। मतलब कोई ऐसी प्रजाति जो अपने नेचुरल हैबिटेट में 50 वर्ष से अधिक समय से ना देखी गई हो, ठीक है। अब यहाँ प्राकृतिक आवास से मतलब क्या है कि वो जहाँ पर उसका निवास था, जहाँ पर उसका प्राकृतिक निवास था, जहाँ के वो अनुकूल प्रजाति थी, वहाँ पर वो 50 वर्ष से पहले, 50 वर्ष से नहीं देखी गई है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। तो ये परिभाषा किसकी है? IUCN की। याद रखिए यहाँ पर ये 50 वर्ष से ना देखी गई हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो है IUCN ने कुछ जो है सूचियां जारी की हैं, वो कौन सी हैं? जैसे पहली बात उन्होंने कहते हैं कि विलुप्त किसको माना जाएगा। तो विलुप्त किसको माना जाएगा? जैसे यहाँ पर एक तो बात ये है कि 50 वर्ष से ना देखी गई हो, एक पॉइंट तो परिभाषा में इन्होंने बता दिया। विलुप्त को अंग्रेजी में इंस्टिंक्ट बोलते हैं, ठीक है, इंस्टिंक्ट। और विलुप्त में इन्होंने किसको रखा है कि अंतिम जीव की मृत्यु हो जाए, अर्थात उस प्रजाति की या जिस प्रजाति के अंतिम जीव की भी मृत्यु हो जाए, अंतिम जीव की भी मृत्यु हो जाए, अर्थात पूरी तरह से समाप्त हो जाए, उसे हम क्या मानेंगे? उसे हम विलुप्त या इंस्टिंक्ट मानेंगे। दूसरा जो इसमें सूची है वो है वन विलुप्त।
इंस्टिंक्ट इन द वाइल्ड, इसको हम EW से संक्षेप में शॉर्टकट में EW कह सकते हैं। अब वन विलुप्त का मतलब क्या है, जैसे कि इसका शब्द से ही इसके पता चलता है कि कोई प्रजाति वन में ना हो, वन से पूरी तरीके से विलुप्त हो गई हो, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अपने प्राकृतिक आवास से वो पूरी तरह विलुप्त हो गई हो, प्राकृतिक आवास से। लेकिन इसका मतलब क्या वो विलुप्त हो गई? नहीं, वो एक कृत्रिम रूप से समर्थित किसी जगह पर उपलब्ध हो। ठीक है, जैसे जो हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान जो है बनाए जाते हैं, जो वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, ऐसी जगहों पर वो तो देखने को मिल जाए, पर उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, जो उसका नेचर हैबिटेट है, उसका प्राकृतिक आवास है, जहाँ पर वो नेचुरल रूप पे रहती थी वो प्रजाति, वो वहाँ से विलुप्त हो गई है। बट वो अब कृत्रिम रूप से कुछ जगहें बनाई गई हैं जहाँ पर उनको रखा गया है। ठीक है, जहाँ पर उनको रखा गया है और वहाँ पर तो देखने को मिलेंगी। बट ऐसे आप, जैसे आप बहुत सारे जीव जंतुओं को आप देखते होंगे अभी, ठीक है, बहुत सारी पक्षियों को अभी आप देखते होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो पक्षी आपको ऐसे नजर ना आए सामान्य तौर पर, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल उसका प्राकृतिक आवास है, बल्कि अब वो आपको चिड़ियाघर जाना पड़े देखने के लिए। आप ऐसे समझिए सिंपल भाषा में, हालांकि चिड़ियाघर एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे गिद्ध की बात करते हैं, तो गिद्ध आपको तो पहले तो ऐसे दिखता था सामान्य तौर पर, जो उसका नेचुरल प्राकृतिक जो आवास उसका था, लेकिन अब यहाँ के माहौल इसका अनुकूल उसके नहीं रह गया, यहाँ का माहौल ऐसा नहीं रह गया उसके, तो वो फिर विलुप्त होने लगा, वो गायब होने लगा। लेकिन अभी भी वो जो है उद्यानों में, वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य में, चिड़ियाघरों में देखने को मिल जाता है। अर्थात कृत्रिम रूप से तैयार जो आवास हैं वहां तो देखने को मिले, लेकिन वो वन से विलुप्त हो जाए, तो ऐसे प्रजातियों को, जीवों को हम वन विलुप्त मानते हैं, इंस्टिंक्ट इन द वाइल्ड मानते हैं। ठीक है, दूसरा जो है कॉन्सेप्ट है घोर संकटग्रस्त, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। कई बार अंग्रेजी का जो शब्द है इंडेंजर्ड, वो अंग्रेजी पे हिंदी पे लिख के आ जाता है। ठीक है, इंडेंजर्ड ऐसे लिख के आ जाता है, इंडेंजर्ड। ठीक है, तो याद रखिए, ऐसे भी लिख के अंग्रेजी में दे देते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंडेंजर्ड का मतलब क्या है? संकटग्रस्त, और जब क्रिटिकली कह दिया जाए तो मतलब घोर संकटग्रस्त। ठीक है, तो अब घोर संकटग्रस्त की क्या परिभाषा है? किस जीव को, किस प्रजाति को कब घोर संकटग्रस्त माना जाएगा? तो जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है रेड मार्कर से, उस पर आपको फोकस करना है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड या घोर संकटग्रस्त या गंभीर संकटग्रस्त किसको कहेंगे? जो पिछले 10 वर्षों से या 3 पीढ़ियों में 90% से अधिक की जनसंख्या में तेजी से गिरावट के परिणाम स्वरूप विलुप्त होने के कगार पर हैं। 10 वर्षों में 3 पीढ़ियों में, 10 वर्षों में या 3 पीढ़ियों में 90% से अधिक की जनसंख्या में तेजी से गिरावट के परिणाम स्वरूप विलुप्त होने के कगार पर हैं। अर्थात 10 वर्षों में ऐसा देखने को मिल रहा है, 10 वर्षों के अंतराल में, कि उनकी विलुप्त होने की जो दर है वो 90% है। 90% की दर से वो विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम इनको मानेंगे कि ये गंभीर संकटग्रस्त या घोर संकटग्रस्त है। एक और चीज याद रखनी है, और क्या हो सकता है? या जीवों की वर्तमान संख्या पूरे विश्व में 50 से कम हो, मतलब पूरे विश्व में उस प्रजाति के जीव मात्र 50 से कम हो। 50 से कम हो तो हम कह सकते हैं कि अति गंभीर, या हम उसको कह सकते हैं गंभीर संकटग्रस्त या घोर संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड उनको हम कहेंगे, ऐसे जीवों को। एक कॉन्सेप्ट है इंडेंजर्ड या संकटग्रस्त। तो देखिए, विलुप्त, वन विलुप्त, गंभीर या घोर संकटग्रस्त, और फिर संकटग्रस्त आएगा। तो संकटग्रस्त मतलब इंडेंजर्ड। इसमें क्या देखना है? इसमें अंतर यह है कि यहाँ 10 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी रहेगा, 10 वर्षों में या 3 पीढ़ियों में। बस अंतर क्या आ जाएगा कि यहाँ 90% से है और यहाँ 70% से है। अर्थात 70% से अधिक की जनसंख्या से में तेजी से गिरावट हो रही है। 70% की दर है उनके जाने की, धीरे धीरे उस प्रजाति के, उस जीव के नष्ट होने की, विलुप्त होने की दर क्या है? 70% के हिसाब से जनसंख्या उनकी खत्म हो रही है, तो हम ये मान लेंगे कि वो संकटग्रस्त है। लेकिन 90% की बात आ जाए तो वो क्या है? गंभीर संकटग्रस्त है। ठीक है, या यहाँ एक कॉन्सेप्ट था कि 50 से कम देखी गई हो पूरे विश्व में। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि पूरे विश्व में सबसे कम हो। यहाँ 50 वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ क्या है? यहाँ कोई संख्या नहीं दी गई है, बस ये दी गई कि पूरे विश्व में
वो जीव, वो प्रजाति का जीव सबसे कम देखा गया हो, तो उसे हम क्या मानेंगे? संकटग्रस्त। यहाँ एक कंडीशन लगा दी गई है कि 50 से कम हो, मतलब यहाँ ज़्यादा खतरा है, ठीक है। यहाँ ऐसा खतरा नहीं है, बस वो पूरी विश्व में सबसे कम देखने को मिले तो हम कहेंगे कि वो संकटग्रस्त है। या 10 वर्षों में उसकी दर जो है घटने की, 3 पीढ़ियों में 70% से ज़्यादा अधिक की दर है उसकी जनसंख्या को नष्ट होने की या विलुप्त होने की दर, तो हम मानेंगे कि संकटग्रस्त है। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया, विलुप्त, वन विलुप्त, घोर संकट ग्रस्त, संकटग्रस्त। एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है सुभेद्य। अब ये हिंदी में आ जाता है तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सुभेद्य का मतलब क्या होता है? वल्नरेबल। अब इसका जब अर्थ समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब है निकट भविष्य में विलुप्त होने का खतरा है, कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं कि ये विलुप्त हो सकते हैं, तो उसे हम सुभेद्य में रखते हैं, वल्नरेबल में रखते हैं, राइट। तो ये जो था कुछ जो उसके कंडीशंस हैं, जो कुछ सूची उन्होंने बताई है IUCN ने अपने रेड लिस्ट में। अब हम बात करते हैं भारत की कुछ जीव और उनकी IUCN श्रेणी क्या है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो आप हालांकि नोट्स भी बना सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। जैसे हम अगर हिम तेंदुआ की बात करें तो हिम तेंदुआ किस श्रेणी में आता है? IUCN की संकटग्रस्त अर्थात इंडेंजर्ड की स्थिति में आता है। नीलगिरी तहर की बात करें, इसका संरक्षण मुख्यतः जो है तमिलनाडु में किया जाता है, तो ये भी संकटग्रस्त में है। पिग्मी हॉक की बात करेंगे तो गंभीर संकटग्रस्त में है अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। हिमालयन बटेर की बात करेंगे, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आएगा। गिद्ध की बात करें तो गिद्ध किस स्थिति में है? ये भी गंभीर संकटग्रस्त में है अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। किसकी श्रेणी में? IUCN की श्रेणी में, राइट। डांसिंग फ्रॉग की बात करेंगे तो ये सुभेद्य है अर्थात निकट भविष्य में उसके विलुप्त होने का खतरा है। और इसके बाद गौर अथवा इंडियन बाइसन की बात करें तो ये भी वल्नरेबल की स्थिति में है। एक सींग वाला गैंडा, जिसकी बात सिंधु घाटी सभ्यता से चली होती रहती है, तो एक सींग वाला गैंडा जो मुख्यतः भारत में पाया जाता है, असम का काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर ये पाया जाता है, इसका संरक्षण होता है, ये भी वल्नरेबल की स्थिति में है। ऑलिव रिडले कछुआ, ये भी सुभेद्य की श्रेणी में है। लाल पांडा सुभेद्य की श्रेणी में है। गंगा डॉल्फिन ये भी संकटग्रस्त है। गंगा डॉल्फिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्य रूप से जो आपका ये मिर्ज़ापुर और इधर इलाहाबाद या बनारस के बीच का जो एरिया है, बनारस और मिर्ज़ापुर के बीच का एरिया है, वहाँ पर मुख्यतः देखने को मिल जाती है। हालांकि इलाहाबाद की गंगा में भी कई बार देखने को मिल जाती हैं, तो मुख्यतः एरिया इसका यही है। हालांकि ये भी क्या है? संकटग्रस्त है। कस्तूरी मृग की बात करें जो मुख्य रूप से जो है जम्मू कश्मीर पाया जाता है, ये भी संकटग्रस्त की स्थिति में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। ड्यूगोंग एक तरीके की समुद्री गाय इसको बोला जाता है, एक शाकाहारी एक जलीय जीव होता है। और ये अगर भारत में बात करें तो जो मन्नार की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी, वहाँ पर ये, और इसके लिए जो है तमिलनाडु में एक संरक्षण का कार्य भी चल रहा है, ड्यूगोंग। हालांकि कई ऐसे एशियाई देश हैं जहाँ पर ये जो है जीव पाया जाता है। चूँकि ये शाकाहारी होता है, इसकी संरचना कुछ गाय के आकार की जैसी होती है, इसीलिए इसको समुद्री गाय बोला जाता है। थोड़ा भारी भरकम इसका शरीर होता है। तो ड्यूगोंग जो है वो कैसा है? वल्नरेबल की श्रेणी में आता है। इसके बाद पेंगोलिन की बात करेंगे तो ये भी संकटग्रस्त में है। पिंक हेडेड बतख की बात करेंगे, गंभीर संकटग्रस्त में है, ठीक है। साइबेरियन क्रेन की बात करेंगे तो गंभीर संकटग्रस्त है। कश्मीरी हंगुल मतलब हिरन एक गंभीर संकटग्रस्त में है। बाघ जो है, टाइगर किसमें आता है? इंडेंजर्ड में है, संकटग्रस्त में है। और हॉक्सबिल कछुआ जो है वो गंभीर संकटग्रस्त में है। तो ये कुछ डाटा है भारत की जैव विविधता एवं उनकी IUCN श्रेणी से संबंधित। हालांकि और भी ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनके बारे में IUCN ने अपनी श्रेणियां निर्धारित की हैं। मुझे जो लगा कि इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन जीवों के बारे में मैंने IUCN श्रेणी से संबंधित डाटा यहाँ पर दे दिया है। और आपको ये चीज़ें तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम PCS की बात करें खास तौर पर, तो यहाँ पर जो है फैक्चुअल डाटा ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। IUCN से रिलेटेड जो भी बातें थी मैंने यहाँ पर बता दी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसी तरीके का वीडियो फिर मैं पर्यावरण को लेकर के आ सकता हूँ, आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।